अब तक आपने देखा कि काकी ने सुमित्रा को घर जाने को कहा और कहा कि पूरी बात वह कल बताएंगी। काकी की बात मानकर सुमित्रा घर चली आई। अब आगे। पूरी रात सुमित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, आखिर गीता के जीवन में ऐसा क्या हुआ था? मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी आंखों के सामने वही दर्द बार बार घूम रहा है जो मेरे पति ने इतने दिनों तक चुपचाप सहा है। मैं हर बात को जोड़कर समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मन बहुत बेचैन है। अब मैं और चुप नहीं रह सकती। कल मैं पूरा सच जानकर रहूंगी और अपने पति को उसका सही हक दिलाकर ही रहूंगी। अगली सुबह वह जल्दी से घर का काम निपटाकर सीधे सावित्री काकी की झोपड़ी की ओर चल पड़ी। आज वह हर हाल में सच जानना चाहती थी। जब वह झोपड़ी पहुंची तो सावित्री काकी बाहर ही बैठी थीं। जैसे उन्हें पता था कि सुमित्रा आज फिर आने वाली है। मुझे पता था बेटी कि तू आज जरूर आएगी। काकी, कल रात भर मैं सो नहीं पाई। आपकी कही हर बात मेरे मन में घूमती रही। जितना सोचती हूँ उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अब मुझसे ये बेचैनी सहन नहीं हो रही। कृपा करके जो भी सच है आज सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। बैठ जा। आज मैं तुझे वो सब बताऊंगी जो बहुत कम लोगों को पता था। कल मैंने तुझे रामेश्वर के बचपन और गीता के व्यवहार के बारे में बताया था, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। सुमित्रा तुरंत उनके पास बैठ गई। उसकी नजरें सावित्री काकी के चेहरे पर टिकी थीं। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है बेटी। इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इतना कहकर सावित्री काकी ने गहरी सांस ली और वर्षों पुराने उस अध्याय को खोलना शुरू किया जिसने गीता, भैरव और रामेश्वर तीनों की जिंदगी बदल दी थी। भैरव की शादी बड़े धूमधाम से हुई और गीता को लगा कि अब उसकी जिंदगी सुख और सम्मान में बीतेगी। देखा मेरे बेटे, आज पूरा गांव तेरी शादी की चर्चा कर रहा है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। भगवान ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। माँ, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे इतने प्यार से बड़ा किया है, अब तुम्हारे आराम और खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। बहू, थोड़ा सिर पर घूंघट कर लिया कर। आखिर हम गांव में रहते हैं। गांव समाज क्या कहेगा कि नई बहू बिना घूंघट के पूरे घर और आंगन में घूम रही है। मैं घूंघट नहीं करूंगी अम्मा जी। जो लोगों को कहना है कहने दीजिए। ये आपकी पुरानी परंपराएं होंगी, लेकिन मैं उन बातों को नहीं मानती। आप अपनी सोच और अपने नियमों के साथ रहिए। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। मैं तुझे रोक नहीं रही बेटी, बस घर की मर्यादा और लोगों की बातों का ध्यान रखने को कह रही हूँ। बस कीजिए अम्मा जी। घूंघट की चिंता आपको बहुत है, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि बहू के सम्मान की चिंता किसे होनी चाहिए? मैं घूंघट कर लूंगी, पर सिर्फ इसीलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। आखिर इज्जत सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, घर के बड़ों की भी होती है। गीता चुप हो गई। पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी, लेकिन उसने सोचा कि नई बहू है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतते गए, बहू का व्यवहार और कठोर होता गया। अम्मा जी, एक बात कहूँ, हर काम में टोकना बंद कर दीजिए। सुबह से देख रही हूँ, कभी रसोई में आकर सलाह दे रही है, कभी घर के काम में कमी निकाल रही है। अब मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि घर कैसे चलाना है। हर बात में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहू, मैं कमी नहीं निकाल रही थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि दाल थोड़ी देर और पक जाती तो स्वाद और अच्छा आता। आखिर इतने सालों तक मैंने भी यही रसोई संभाली है बेटी, इसलिए आदत से मजबूर होकर कह दिया। बस यही तो समस्या है अम्मा जी। आप हर बात में यही कहती हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, लेकिन अब समय बदल चुका है। हर काम आपके पुराने तरीकों से नहीं होगा। मुझे भी अपने तरीके से घर संभालने दीजिए। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ बेटी। आखिर इस घर की बड़ी हूँ। अगर दो बातें समझा देती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे।
बड़ी है तो अपनी मर्यादा में रहिए अम्मा जी। हर समय मुझे समझाने, टोकने और सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं कि हर बात पर मुझे सिखाया जाए। बहू की बात सुनकर गीता का दिल कांप उठा। उसे अचानक रामेश्वर की याद आ गई। कितनी ही बार उसने भी तो उसे ऐसे ही ताने दिए थे। बहू, सुबह से शरीर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हाथ पैरों में जान नहीं है। अगर हो सके तो मेरे लिए 1 कप चाय बना दे बेटी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ अम्मा जी कि हर समय आपकी सेवा करती रहूं। घर के और भी बहुत काम होते हैं। अगर आपको चाय पीनी है तो रसोई वहीं है, बनाकर पी लीजिए। बेटी, हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बची, वरना मैं तुझसे क्यों कहती। आज तो बिस्तर से उठने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है। अम्मा जी, जब शरीर में ताकत नहीं बची है तो अब आराम से रहिए। हर समय किसी न किसी बात के लिए मुझे आवाज लगाना बंद कीजिए। मैं पूरे दिन आपके पीछे पीछे नहीं घूम सकती। मुझे और भी बहुत काम होते हैं। धीरे धीरे वही गीता जो कभी रामेश्वर को अपमानित करती थी, अपने ही घर में अपमान सहने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब भैरव भी बदलने लगा। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है। कई दिनों से सीने में दर्द हो रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। डॉक्टर ने जो दवा लिखी थी, उसकी आखिरी गोली भी खत्म हो गई। माँ, मेरे पास पहले ही बहुत खर्चे हैं। घर संभालना, कारोबार संभालना आसान नहीं है। हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए मैं पैसे नहीं निकाल सकता। अब मुझे और परेशान मत करो। मैंने तुझसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगी बेटा, बस दवाई ही तो चाहिए। उम्र हो गई है, शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर समय पर दवा न मिले तो तकलीफ और बढ़ जाती है। मेरे पास फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। घर चलाना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। हर समय बीमारी का रोना लेकर मत बैठा करो। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। हर किसी की जरूरत पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। फालतू खर्च? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए पूरी जिंदगी खड़ी रही, हर खुशी दुख में तेरे साथ रही। आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो मेरी दवाई भी तुझे फालतू खर्च लग रही है? मैं कोई खजाना नहीं हूं। अगर हर चीज पर पैसे खर्च करता रहूंगा तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली पानी का खर्च, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तुम सिर्फ अपनी तकलीफ देखती हो, लेकिन मेरी परेशानियों के बारे में कभी सोचती भी हो? आज तू ये बातें कर रहा है भैरव, वही भैरव जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बेटा कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज मैं कितनी गलत साबित हो गई। पुरानी बातें छोड़ो माँ, अब मुझे बहुत काम है। बीती हुई बातों को बार बार याद करने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे देर हो रही है, इसलिए अब इस विषय पर और बात मत करो। इतना कहकर भैरव वहां से चला गया। गीता उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसे अपने किए हुए हर अन्याय का बोझ महसूस हुआ। उसी शाम गीता रोते रोते मेरे घर आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूज चुकी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने चैन की नींद न ली हो। अरे गीता, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तू रात भर रोती रही हो। आ, पहले बैठ जा और अपने मन की बात बता। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? सावित्री, भगवान मुझे मेरी गलतियों की सजा दे रहा है। आज समझ में आ रहा है कि मैंने अपने ही हाथों से कितनी बड़ी भूल की थी। जिस बात पर कभी मुझे गर्व था, आज वही बात मेरे लिए सबसे बड़ा पछतावा बन गई है। ये कहते कहते गीता फूट फूट कर रो पड़ी। गीता, पहले थोड़ा पानी पी और अपने आप को संभाल। फिर आराम से बता कि आखिर हुआ क्या है। मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, तेरे दुख को समझ सकती हूँ। जिस बेटे को मैंने हमेशा ठुकराया, वही सबसे अच्छा निकला, और जिसे सिर पर बैठा कर रखा, वही आज मुझे बोझ समझ रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने इंसानों को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर दी। रामेश्वर कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। मैं उसे भूखा रखती थी, अपमानित करती थी, उससे खेतों में दिन रात काम करवाती थी, लेकिन फिर भी वह मुझे माँ कहता था। आज वही शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं और मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं।
अब भी देर नहीं हुई है गीता। सच बता दे, शायद भगवान तुझे एक आखिरी मौका दे रहा है ताकि तू अपने मन का बोझ हल्का कर सके। याद है, कई साल पहले भी मैंने तुझसे पूछा था कि क्या तू रामेश्वर के साथ न्याय कर रही है। तब तूने मुझे अपनी कसम देकर चुप करा दिया था। लेकिन आज मैं फिर कहती हूँ, जो सच तेरे सीने में दबा है उसे बाहर निकाल दे। हो सकता है यही तेरे लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित हो। नहीं सावित्री, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची। मैं रामेश्वर की आंखों में देखकर अपने पाप कैसे स्वीकार करूं? मैं उसके सामने खड़ी भी हुई तो शायद शर्म से अपनी नजरें नहीं उठा पाऊंगी। समय बीतता गया। गीता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अब वह पहले की तरह चल फिर भी नहीं पाती थी। कई कई दिन बुखार रहता, शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन घर में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। बहू, जरा एक गिलास पानी दे दे बेटी। सुबह से गला सूख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं बची। 2 कदम चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अम्मा जी, मैं कोई खाली नहीं बैठी हूँ। रसोई का काम करूं, घर संभालूं या हर समय आपकी सेवा करती रहूं। सुबह से एक पल की फुर्सत नहीं मिली है मुझे। हर काम मेरे ही सिर पर है। थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती क्या? बेटी, मैं खुद उठ नहीं पा रही हूँ, तभी तो तुझसे कह रही हूँ। अगर चल फिर सकती तो तुझे कभी परेशान नहीं करती। बुढ़ापा और बीमारी इंसान को कितना बेबस बना देते हैं, ये अब समझ में आ रहा है। जब ताकत थी तब दूसरों का दर्द समझा होता। अब मुझे मत सिखाइए कि क्या करना है। जिस दर्द की बात आज आप कर रही हैं, वही दर्द कभी आपने दूसरों को भी दिया था। इसलिए अब मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उसी रात गीता को तेज बुखार हो गया। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन भैरव और उसकी पत्नी को उसकी जरा भी चिंता नहीं थी। वे दोनों कमरे में बैठकर आराम से पकौड़े खा रहे थे और हंसी मजाक में लगे हुए थे, जबकि गीता दर्द से तड़प रही थी। हे भगवान, शायद यही मेरे कर्मों का फल है। मैंने रामेश्वर के साथ जो किया, आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। तब उसकी पीड़ा मुझे दिखाई नहीं दी थी, लेकिन आज वही दर्द मेरे सामने खड़ा है। अगले दिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर गीता मेरे पास फिर आई। उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब लग रही थी। हे राम, गीता, तेरी ये हालत कैसे हो गई? कल भी तू कमजोर लग रही थी, लेकिन आज तो तेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। आंखें ढस गई हैं, शरीर कांप रहा है। आखिर तू अपने साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या तूने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया है? अब ज्यादा समय नहीं बचा सावित्री। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सांसें धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही हैं। इसलिए आज मैं तुझे वो सब बताने आई हूँ जो वर्षों से मेरे सीने में दबा हुआ है। वो सच जिसने मुझे हर दिन अंदर ही अंदर जलाया है। ऐसी बातें मत कर। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। पहले बैठ, थोड़ा पानी पी और खुद को संभाल। नहीं, पहले मेरी बात सुन। अगर आज मैंने सच नहीं बताया तो शायद ये सच हमेशा के लिए मेरे साथ चला जाएगा। फिर न मैं चैन से मर पाऊंगी और न मेरी आत्मा को कभी शांति मिलेगी। ये कहकर गीता ने अपने साथ लाया हुआ एक पुराना लोहे का बक्सा मेरे सामने रख दिया। अरे, ये बक्सा, इसमें क्या है गीता? तू इसे इतनी संभाल कर क्यों लाई है? और तेरे चेहरे पर इतना डर क्यों दिखाई दे रहा है? मेरे पापों का बोझ और रामेश्वर का हक, यही 2 चीजें हैं जो वर्षों से मेरे दिल पर पत्थर बनकर रखी हैं। आज मैं इन्हें अपने सीने से उतार देना चाहती हूँ। इसमें कुछ पैसे हैं, मैंने वर्षों से छिपाकर रखे थे। कुछ जरूरी कागज हैं और एक चिट्ठी भी है। अगर कभी रामेश्वर या उसके परिवार तक ये बक्सा पहुंचे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अपनी गलती मान चुकी थी। भले ही देर से सही, लेकिन मुझे अपने अपराध का एहसास हो गया था। तो फिर इसे अब भी रामेश्वर को दे दे। आखिर देर किस बात की है? जितनी देर करेगी तेरे मन का बोझ उतना ही बढ़ेगा। सच और हक ज्यादा दिनों तक छिपकर नहीं रहते गीता। नहीं सावित्री, अब मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। जिस बच्चे को मैंने अपने ही घर से निकाला, उसका सामना मैं कैसे करूं? मैं उसकी आंखों में अपना अपराध नहीं देख सकती। उसकी खामोशी भी मुझे जीते जी मार देगी।
ये कहते कहते गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का अहंकार टूट चुका था। सच उसके पास पहुंचना चाहिए। आखिर कब तक यह बात छिपी रहेगी? हाँ, और इसलिए मैंने एक फैसला किया है। बहुत सोचने के बाद मैंने यही रास्ता चुना है। शायद यही मेरे लिए सही होगा। मैं इस बक्से को उसी खेत में छिपाऊंगी जहां रामेश्वर ने अपनी पूरी जवानी खपा दी थी, जहां उसने दिन रात मेहनत करके इस परिवार को संभाला था। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन यही बक्सा उसी के परिवार तक पहुंच जाएगा। सावित्री, अगर कभी रामेश्वर या उसके अपने तुझसे मिले तो उन्हें बता देना कि उनकी अपराधी माँ आखिरी समय तक अपने किए पर रोती रही। गीता बक्सा हाथ में लिए घर से निकल पड़ी। उसका शरीर कमजोर था, कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, किसी तरह रामेश्वर का हक उसे वापस मिल जाए। काफी देर चलने के बाद वह उसी खेत के पास पहुंची जहां कभी रामेश्वर दिन रात मेहनत किया करता था। चारों तरफ सन्नाटा था। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अपने पापों को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम इतना कर देना कि ये बक्सा एक दिन रामेश्वर या उसके परिवार तक पहुंच जाए। गीता ने कांपते हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। आंसुओं के बीच उसने बक्सा मिट्टी के नीचे दबा दिया और ऊपर से मिट्टी समतल कर दी। कुछ देर वह वहीं बैठी रही। रामेश्वर, बेटा, जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तेरा साथ नहीं दिया। मैंने एक माँ का फर्ज नहीं निभाया। आज मैं तुझसे माफी भी नहीं मांग सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तू मुझे माफ करेगा भी या नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन ये बक्सा तुझ तक जरूर पहुंचेगा बेटा। तब तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ ने अपने अपराध को आखिर तक याद रखा था। बक्सा छिपाने के बाद गीता की तबीयत और बिगड़ गई। अब वह बिस्तर से भी मुश्किल से उठ पाती थी, लेकिन भैरव और उसकी पत्नी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। भैरव, बेटा, जरा मेरे पास बैठ जा। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कई दिनों से तुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। माँ, अभी मेरे पास आपकी बातें सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। इतना सारा खेत पड़ा है, उसकी देखभाल करनी है, मजदूरों पर नजर रखनी है, बाजार के भी कई काम हैं। मैं आपके पास बैठकर फालतू की बातें नहीं कर सकता। जो कहना है बाद में कह लेना। पता नहीं बेटा, बाद में मौका मिले या नहीं, इसलिए आज मेरी बात ध्यान से सुन ले। शायद ये बातें मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ। माँ, हर समय अशुभ बातें किया मत करो। सुबह सुबह ऐसी बातें सुनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। न जाने क्यों आप हर बात में बुरा ही सोचती रहती हो। घर में सब ठीक चल रहा है, फिर भी आपको चैन नहीं पड़ता। भगवान के लिए अब ये मनहूस बातें बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भैरव ने गीता की बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। गीता उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन भैरव नहीं रुका। कुछ देर बाद गीता ने अंतिम सांस ली। उसके साथ ही उसके सीने में दफन सारे राज और सच्चाइयां भी हमेशा के लिए चली गईं। सावित्री काकी की आंखें नम हो गईं। सुमित्रा भी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काकी, अगर आपको इतना सब कुछ पता था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक यह सच अपने मन में छिपाकर कैसे रखा? बेटी, मैं बताना चाहती थी, लेकिन गीता की मौत का सदमा मैं सह नहीं पाई। वह सिर्फ मेरी सहेली नहीं थी, बचपन से मेरा हर सुख दुख बांटने वाली साथी थी। उसके जाने के बाद मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ी रही। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और यह सच मेरे सीने में ही दबा रह गया। लेकिन अब भगवान ने खुद यह बक्सा तेरे हाथों तक पहुंचाया है। अब सब कुछ तेरे सामने है। आगे इस सच का क्या करना है, किसे बताना है और क्या फैसला लेना है, यह फैसला अब तुझे करना है बेटी। काकी, अब जो होगा कल सुबह होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे हर बात इतनी बारीकी से बताई। गीता को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है, लेकिन अब भैरव और उसकी पत्नी की बारी है। कल सच सबके सामने आएगा और जो न्याय वर्षों से रुका हुआ था वह भी होगा। अगली सुबह सुमित्रा ने पंचायत बुलवाई।
सरपंच के माध्यम से भैरव सिंह और उसकी पत्नी को भी पंचायत में आने का आदेश भिजवाया गया। कुछ ही देर में पंचायत शुरू हुई। सुमित्रा हाथ में वही पुराना बक्सा लाए वहां चुपचाप खड़ी थी। पंचायत में मौजूद लोग हैरान थे। पूरे गांव में पहली बार किसी ने भैरव सिंह जैसे प्रभावशाली आदमी को पंचायत में बुलाने की हिम्मत की थी। सुमित्रा, तूने पंचायत बुलाई है। पूरे गांव के सामने जो कहना है साफ साफ कह। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तूने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है? सरपंच जी, आज मैं किसी से झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ वो सच बताने आई हूँ जो वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा। कुछ दिन पहले मुझे खेत में एक पुराना बक्सा मिला था। पहले मुझे लगा उसमें कोई बेकार सामान होगा, लेकिन जब मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ पैसे, पुराने कागज, तस्वीरें और एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मुझे पता चला कि मेरे पति रामेश्वर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। कौन सा बक्सा? कैसी चिट्ठी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुमित्रा। आखिर कहना क्या चाहती हो? और तूने मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ पंचायत में बुलाने की हिम्मत कैसे की? तेरा कर्ज आज तक चुकाया नहीं गया और अब तू मुझे पूरे गांव के सामने बदनाम करने चली आई है क्या? मुझे भी पहले कुछ समझ नहीं आया था भैरव सिंह, लेकिन जब मैंने उन कागजों को ध्यान से देखा और पूरी सच्चाई जानी, तब पता चला कि जिन खेतों और जिस घर को तुम वर्षों से अपना समझते आए हो, उनका सच कुछ और ही है। इतना कहकर सुमित्रा ने बक्सा खोलकर सारे कागज सरपंच के सामने रख दिए। सरपंच जी, आप खुद इन्हें देख लीजिए। मैं चाहती हूँ कि फैसला आप करें, ताकि किसी को ये न लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रही हूँ। सरपंच काफी देर तक कागज देखते रहे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। भैरव, इन कागजों के अनुसार खेत ही नहीं बल्कि वह मकान भी रामेश्वर के नाम दर्ज है जिसमें तू आज तक रह रहा है। सारे दस्तावेज सही हैं, उन पर मोहरें भी हैं और गवाहों के हस्ताक्षर भी। यह सुनते ही भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं सरपंच जी, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा था तो मुझे कभी किसी ने बताया क्यों नहीं? मेरी माँ ने कभी एक शब्द तक नहीं कहा। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि सब कुछ मेरा है। हो सकता है तुझे सच में कुछ ना पता हो भैरव, लेकिन कागज जो कहते हैं पंचायत उसी को सच मानेगी। अब तुझे वह सब छोड़ना होगा जो तू अब तक अपना समझकर बैठा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने इतने साल उस घर को संभाला है। आज कोई अचानक आकर कैसे कह सकता है कि वो हमारा नहीं है? मैं आज नहीं आई हूँ भाभी, सच खुद यहाँ आया है। मेरे पति ने पूरी जिंदगी मेहनत की, जो मिला उसी में खुश रहे, अपनी माँ और भाई के लिए जीते रहे, लेकिन कभी किसी का नाम किसी के सामने नहीं आने दिया। शायद ये बक्सा नहीं मिलता तो ये सच कभी सामने नहीं आता और मेरे पति को उनका हक भी नहीं मिलता। कभी कभी लगता है कि ऊपर से उन्हीं ने मुझे उस खेत वाले रास्ते पर भेजा, ताकि सालों से दबा हुआ ये सच आज सबके सामने आ सके। पंचायत का फैसला है कि रामेश्वर का जो हक था वह अब उसके बच्चों को मिलेगा। खेत और मकान पर अधिकार सुमित्रा और उसके बच्चों का होगा। सुमित्रा अपने बच्चों को लेकर अपने असली घर आ गई, वही घर जहां कभी रामेश्वर का बचपन बीता था। घर के हर कोने में उसे रामेश्वर की यादें दिखाई दे रही थीं। उसे इस बात का दुख था कि आज रामेश्वर उसके बीच नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सुकून भी था कि आखिरकार वह अपने रामेश्वर का हक उसके बच्चों को दिलाने में सफल हो गई। उधर भैरव और उसकी पत्नी बेघर हो गए। जिस तरह गीता ने अपने जीवन में दुख और अपमान सहा था, उसी तरह अब उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिल चुका था। बच्चों, आज हम अपने घर लौट आए हैं, उसी घर में जहां तुम्हारे पिताजी बड़े हुए। बस एक बात हमेशा याद रखना, दिल के अच्छे बनना, सबकी मदद करना, लेकिन कभी इतना सीधा मत बन जाना कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। अपने हक के लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें